हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बाल मनोविज्ञान में अपना सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा व्यक्तित्व की अवधारणा। पिछली वीडियो में मैंने बुद्धि की अवधारणा है ना, और मैंने आपको ये बताया था कि बुद्धि की अवधारणा सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक बाल मनोविज्ञान के तहत आपके हॉस्टल वार्डन में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है उसमें बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा इस प्रकार से लिखा गया है। लेकिन बुद्धि की अवधारणा एक अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है, और व्यक्तित्व की अवधारणा एक अलग टॉपिक है। उसमें से हमने बुद्धि की अवधारणा ये कवर कर लिया था। उसके ऊपर जो एमसीक्यू बने थे वो भी कवर हो चुका है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कवर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व की अवधारणा। ये भी एक टॉपिक आज होने जा रहा है। इसके बाद इसी पे हम अगला सेशन अपना एमसीक्यू का कवर करेंगे। तो अगर कुछ बच जाए आज के टॉपिक में तो वो आपके एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब मैं इसके बाद अगली वीडियो में एमसीक्यू और उसके बाद जो मैं कवर करूंगी वो हमारा थर्ड टॉपिक होगा। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा में बुद्धि की अवधारणा कंप्लीट हो गया है। ठीक, व्यक्तित्व की अवधारणा यानी जिसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, व्यक्तित्व की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये कहाँ से आया है? जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंट वर्ड कहाँ से बना है, ठीक, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है कि पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से बना है। तो लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा के शब्द परसोना, यानी ये जो वर्ड है परसोना, जिसका अर्थ था मुखौटा या मास्क। ठीक है, इंग्लिश में कहूं तो मास्क और हिंदी में कहूं तो मुखौटा। तो परसोना शब्द जो है जिसका अर्थ क्या है? मुखौटा। और कौन सी भाषा का ये शब्द है परसोना? लैटिन भाषा का। तो इस लैटिन भाषा के शब्द परसोना से किस चीज को बनाया गया? पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द को बनाया गया। परसोना मतलब कि क्या था? मुखौटा यानी कि मास्क, जो कि नाटक करते समय पहना जाता था। यानी कोई व्यक्ति जो नाटक कर रहा है, ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, ठीक, उस वक्त जो वो मुखौटा धारण करता था यानी मास्क पहनता था, उस मास्क को हम क्या बोलते थे? परसोना। अब इससे वो वर्ड बना है पर्सनैलिटी। तो क्या होता था कि बाहरी दिखावे या जो आपकी वेशभूषा है उसके आधार पर हमने इस वर्ड को जनरेट किया, व्यक्तित्व को बनाया। ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसे अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि आपने जो भी पहना है, वेशभूषा धारण की है, बाहरी दिखावा है, जो आप मुखौटा पहने हैं, वो थोड़ी देर के लिए आप कुछ और बन जा रहे हैं, यानी वो आपकी पर्सनैलिटी कैसे हुई? आप तो उसको चेंज कर लिए। ठीक, तो उस समय पर इसे मुखौटा मास्क से जो वर्ड परसोना बना था उससे पर्सनैलिटी शब्द बनाया गया। ठीक, लेकिन क्योंकि क्या होता था, सामान्यतः जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी, उसका अर्थ क्या निकलता था कि व्यक्ति के जो बाहरी गुण है, ठीक है ना, जो बाहरी दिखावा है, वेशभूषा है, उसके आधार पर लगाया जाता था। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही निष्कर्ष देता है? बिल्कुल नहीं। इसे अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ बाहर रूप से, आप सामने से बाहरी रूप से दूसरे हैं और आंतरिक रूप से अगर आप अलग है तो वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती है। ठीक, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में क्या माना गया कि वे जो व्यक्तित्व का मापन है, आधुनिक काल की बात की जाए तो जो व्यक्तित्व का मापन है वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी किया जाता है। यानी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके बाहरी दिखावे, बाहरी वेशभूषा है ना, उससे नहीं होता, बल्कि आपका आंतरिक रूप कैसा है, दोनों को मिला के ही पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति का कोई एक शील गुण यानी कोई भी जो कैरेक्टर है जो हमें प्रभावित करता है, उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर देते थे। ठीक है, या प्रायः क्या होता है, उसका जो शारीरिक गठन है, ठीक है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, इस प्रकार से जो उसका शारीरिक गठन था उसी के रूप में हम क्या बोलते थे? कोई टॉल है, कोई अच्छा दिखता है, आकर्षक होता है, तो हम बोलते थे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसे व्यक्तित्व का स्वामी मान बैठते थे। परंतु व्यक्ति को किसी एक शील गुण या किसी एक चीज के आधार पर आप उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करना सही नहीं है। ठीक है, ये उसका एक लक्षण हो सकता है बिल्कुल, जो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज को ऐड करे, परंतु वो पूरा व्यक्तित्व नहीं कहला सकता उसका। ठीक, तो जो पर्सनैलिटी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? लैटिन शब्द से बना है, लैटिन भाषा से सब बना है ना, उसका अनुवाद क्या था? मुखौटा या मास्क। प्राचीन ग्रीक में नाटक जो करते थे कलाकार, है ना, वो यही पहनकर करते थे, अपनी भूमिका निभाते थे। तो जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वह उसी प्रकार का मुखौटा पहनता था। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता था।
ठीक, लेकिन इस अर्थ को बाद में मान्यता नहीं मिल सकी। जब मनोवैज्ञानिक पक्ष हम देखते हैं तो इसको हम सही नहीं मानते, क्योंकि व्यक्ति का असली चेहरा तो इसमें छिप जाता है। मुखौटा पहनने से उसका जो असली चेहरा है वह छिप जाता है और उसका नकली चेहरा है वो सामने आता है, तो पर्सनैलिटी वो नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जो आधुनिक काल है उसमें व्यक्तित्व का मापन किस तरीके से किया जाता है कि व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक रूप। बाह्य रूप को तो ठीक है, वो उसका एक पक्ष है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो आंतरिक रूप है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं हैं, उसकी योग्यताएं होती है, उन सब का एडिशनल, उन सब को हम इंटीग्रेट करते हैं, समन्वित रूप उसका जब हम निकालते हैं तो वो उसकी व्यक्तित्व होती है। ठीक, और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व हर दूसरे से अलग होता है ना, हर किसी से सबका जो पर्सनैलिटी वो अलग होती है। ठीक, वही उसकी व्यक्तित्व कहलाएगी। व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति की पहचान है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है वही उसकी पहचान है, और वो किससे बनती है, उसके आंतरिक रूप जो कि व्यवहार प्लस उसका बाह्य रूप दोनों से। ठीक, तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 49 अलग अलग परिभाषाएं दी गई, लेकिन जो 50वीं परिभाषा थी जो इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो आलपोर्ट द्वारा दी गई थी। ठीक है, आलपोर्ट द्वारा दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था हम वो पढ़ेंगे। 1937 में आलपोर्ट ने 50वीं परिभाषा दी थी, किसकी, पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की। उसके पहले और भी देखिए इतनी परिभाषाएं दी गई है, लेकिन इनके द्वारा जो है वो आपको याद रखना है। उसके अलावा और जो हम है पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे लंबा चौड़ा देखा आप देखने में आपको समझ में आ जाएगा, वो आलपोर्ट द्वारा दिया गया था। ईयर देख लीजिएगा, और 50वीं परिभाषा ये थी। क्या थी भाई, कि व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, वो व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था, ये आलपोर्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, ये आप देख लेंगे। अब देखिए 1961 में, 1937 में ये दी गई, 1961 में क्या किया गया, वातावरण में जो उसके अपूर्व समायोजन है, ठीक है, उसको हटाकर क्या लिख दिया गया, विशिष्ट व्यवहार व विचार जोड़ा गया इसको। ठीक है, वातावरण में उसके समायोजन को हटा करके विशिष्ट व्यवहार एवं विचार जोड़ा गया इसमें। अब हम और डेफिनेशन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आलपोर्ट के द्वारा आपने देख लिया, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक, जहां पे मनोशारीरिक अवस्थाओं, गतिशील संगठन, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। पर्यावरण उसके अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, सेम चीज है ना। वो किसने दिया गया, बताया था, आलपोर्ट ने बताया था। अब मन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति की बनावट, व्यवहार के ढंग, अभिवृत्ति, रुचि, योग्यता, क्षमता एवं और अभिरुचि आदि गुणों के संगठन के रूप में दी जा सकती है। मतलब देखिए इतने सारे चीजों का एडिशन है, विशेषतः जब इसको परिस्थितियों के समायोजन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक, सेकंड इन्होंने बोला वुडवर्थ के अनुसार, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को कहते हैं। बहुत इजी सा, व्यवहार के समस्त गुणों, उस व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। ग्रीन लीफ के अनुसार आपका व्यक्तित्व प्रधानतः 4 बातों से निर्धारित होता है। ग्रीन लीफ ने क्या कहा कि चार बातें जो है उनसे आपका व्यक्तित्व झलकता है। क्या, कि आप किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार आप अनुभव करते हैं, किस प्रकार आप एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, किस प्रकार आप देखते हैं, आपके क्या दृष्टिकोण है, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। तो ये जो 4 चीजें ये किसने कही थी, ग्रीन लीफ। मैं आपको वही बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोई छोटी छोटी चीज, जैसे कि आप ये याद कर सकते हैं कि आलपोर्ट ने पर्यावरण को भी मनोशारीरिक अवस्था इसको बोल दिया, क्योंकि आपको क्या टिक करके आना रहता है ना। मन के अनुसार क्या था, आप इसमें कुछ पीएचडी या कोई डिग्री नहीं ले रहे हैं, आपको क्या करना है, एग्जाम को निकालना है। तो आप कुछ चीजें देख के, अब क्या मैं ट्रिक, हर चीज का मुझे ये ट्रिक वाली चीज समझ नहीं आती, आप किसी चीज को हम जोड़ के उससे कर सकते हैं, पर जैसे कई टीचर्स बताते हैं कि ऐसा, फिर आप ये शॉर्टकट, वो ट्रिक मुझे नहीं समझ में आता कैसे। ठीक, आप कोई चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि मनोशारीरिक अवस्था है, आलपोर्ट ने बोला था इस प्रकार से। तो आप वैसा, आपको जो सही लगे आप वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको सिर्फ टिक करके ही आना है, तो छोटी छोटी चीजें जो आपको लिंक कर सके किसी चीज से। जैसे मन ने क्या बोला, मन ने बोला कि बहुत सारी चीजें आपके मन में, कई चीजें हैं, सब रहती है इसमें पर्सनैलिटी में। ठीक है,
आपका बनावट, आपका व्यवहार, आपकी अभिवृत्ति, रुचि, योग्यता, सारा चीज जो मन में है ना वो मन के अनुसार वही था। ये आप याद कर सकते हैं। वुडवर्थ ने बहुत छोटा लेकिन अच्छा बोला कि व्यवहार के समस्त गुणों। ग्रीनलीफ चार चीज बोल दिए कि आप किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार अनुभव करते हैं, आप क्या कहते हैं एवं क्या करते हैं। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। किस प्रकार आप अडॉप्ट कर पाते, ये किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। उसके अनुसार सॉरी उसके अलावा क्या है? वैलेंटाइन, ये देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां का योग है। यानी जो उसकी जन्मजात जो भी चीजें थी, हेरिडिटी में जो उसको मिली है, और अर्जित की गई प्रवृत्तियां हैं, उनका योग ही है। तो इन्होंने भी बहुत सही चीज कही थी, जो बाद में प्रूफ भी हुआ कि ये आपकी हेरिडिटी भी रहता है, लेकिन और उसके अलावा आप जो अर्जित किए हैं वो चीज भी व्यक्तित्व में आता है। ठीक। वुडवर्थ ने एक और चीज क्या कहा? अभी हमने वुडवर्थ का पढ़ा कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों। अभी उन्होंने क्या कहा? व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का। सेम चीज है, ठीक है। अब गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यक्ति के सभी गुणों का, मतलब ऑल टाइप, हर टाइप का जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, सभी का समूह है, ठीक है। रेस्करोक ने क्या कहा? समाज के मान्य एवं अमान्य, जो मान्य और अमान्य गुण हैं उनका योग रेस्करोक ने कहा। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसके पहले हाँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए और चीज, अब व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थ क्या हुआ? अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, किसने क्या कहा था, ठीक है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थ क्या निकलता है इसका। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उससे क्या अर्थ निकलता है, हमें वो देखना है। हाँ, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का से व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? यह कि वंशानुक्रम वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये दो चीज। देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्सनैलिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में जो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटरी, ठीक है, जो हेरिडिटी है, और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है। तो व्यक्ति में जो वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्राप्त समस्त गुण, मतलब इन दोनों से जो प्राप्त समस्त गुण होंगे, सभी गुण होंगे इन दोनों से प्राप्त, मतलब जो आपको हेरिडिटी में मिली, आपके पेरेंट्स से होता है ना, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी उनसे झलकती है, चाहे आप उसको बाह्य रूप से देखें, ठीक है, या तो अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखें, जैसे कि हमारे पेरेंट्स अगर इमोशनल होते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उस प्रकार से होते हैं ना, जिसके पेरेंट्स जैसे रहते हैं थोड़ा बहुत बच्चों को उस पर बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आपका जो वंशानुक्रम है यानी कि जो हेरिडिटी है, उससे आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है, और जो आप खुद अर्जित करते हैं यानी कि जैसे आप वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण का इफेक्ट जो पड़ता है कि आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, आप किन लोगों से मिलते हैं, आपके आसपास का क्या वातावरण है, तो ये सब चीज जब मिलती है, ठीक है, इनके योग से ही जो आपको समस्त गुण प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाता है। अब वंशानुक्रम मतलब कि जन्मजात, जैसा मैंने आपको बताया, वंशानुक्रम मतलब जन्मजात, हेरिडिटी क्या है? आपको जन्मजात मिली हुई है, पहली चीज। लेकिन वातावरण वाली चीज क्या रहेगी? जो आपने अर्जित की है, इसीलिए ये सभी का अलग होता है। देखिए एक ही पेरेंट्स के अगर दो बच्चे हैं तो उनके हेरिडिटी तो सेम होगी, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी अलग रहती है, क्योंकि उनका वातावरण अलग रहता है। घर पे ठीक है, लेकिन वो बाहर निकलते हैं, उनके आसपास का वातावरण अलग रहता है, उनकी सोच अलग रहती है। तो एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे रहते हैं, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है ना। तो इसीलिए दोनों चीजों का इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपके जन्मजात गुण यानी कि वंशानुक्रम, और दूसरा वातावरण। अब इसमें सभी चीजें आ जाती है, बाह्य गुण भी आ जाता है। बाह्य गुण मतलब जो बाहरी आपका दिख रहा है, जिस तरीके से बाहरी क्या हो जाएगा आपका? शारीरिक गुण, है ना। तो शारीरिक गुण हो गया, शारीरिक गठन मतलब किस प्रकार से आपका फिजिकल अपीयरेंस है, रूप, रंग, ये सारा चीज कंट्रीब्यूट, पहनावा, ये सब कंट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता, ये एलिमेंट है, वन ऑफ द, है ना, कुछ एलिमेंट। अब आंतरिक गुण, आंतरिक गुण क्या हो जाएगा? ये आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो चीजें पर्सनैलिटी में ऐड होती हैं। अब उसी में बाह्य गुण और आंतरिक गुण दोनों आता है। बाह्य गुण मतलब बाहरी रूप से आप कैसे दिख रहे हैं, तो आपका जो शारीरिक गठन है, रूप, रंग, पहनावा, ये सब है बाह्य गुण। आंतरिक गुण क्या है? आपकी बुद्धि,
कितनी बुद्धि है, होता है ना इंटेलिजेंट लोग, जो उनकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है, उनके बातचीत करने का तरीका अलग रहता है, उनकी सोच अलग रहती है, अच्छा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, है ना। उनकी रुचि डिफर करती है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो आदतें हैं, चरित्र है, ठीक, जो कैरेक्टर है आपका, योग्यता है, ये सब कुछ क्या है, आंतरिक, ये अंदर की चीजें हैं, है ना। और बाहरी रूप मतलब कि जो आपका शारीरिक गठन, रूप, रंग हो गया। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। हम पहले क्या समझते थे, जैसा कि उसमें लिखा है कि मुखौटा पहन लेते थे तो वही हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, मुखौटा पहन के हम दूसरे बन जाते थे, है ना। तो वो चीज सही नहीं है, उसे अवैज्ञानिक माना गया। अब सिर्फ आप बाहरी रूप देखें किसी का तो वो भी गलत हो जाएगा। कोई आदमी ऐसा, अभी अभी जैसे लेटेस्ट न्यूज हमने पढ़ा कि चलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हमें लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी, कोई आदमी अमीर है ना। जैसे हिंदुजा फैमिली का ही मैं एग्जांपल देने वाली थी, जो ब्रिटेन की फैमिली है, जिनके ऊपर अभी चार्जेस लगे हैं, आपने न्यूज सुना होगा। इतनी बड़ी फैमिली है, इतने अमीर हैं, लेकिन जो वो इंडियन वर्कर्स रखे थे अपने साथ, उनको वो 17-18 घंटे काम कराते थे, ठीक है। और पेमेंट उनकी बहुत, सैलरी उनकी बहुत ही कम थी, ठीक है, बहुत ही, मतलब। तो आप देख लीजिए, वो इतने अमीर हैं, लेकिन उनकी जो सोच है कि किस प्रकार से है सोच, है ना। तो पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं कि आपका जो बाहर रूप दिख रहा है वो उसी से आप अगर आप अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो आपकी वही पर्सनैलिटी है, नहीं। आपके जो सोचने का तरीका है, आपकी जो इमोशनल वैल्यू है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपका चरित्र कैसा है, आपकी आदतें कैसी, ये सब कुछ मिलके पर्सनैलिटी बनाती है। ठीक, ये क्लियर हो गया पर्सनैलिटी क्या होता है। परिभाषा हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं पर्सनैलिटी की। अब व्यक्तित्व के लक्षणों का निर्माण व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्न कुछ कुछ चीजों से होता है। सबसे पहले हम क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये यूनिक है, और यूनिक है मतलब कि सबसे अलग है। एक सेकेंड, यूनिक है और स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज है ना। सबके कोई पर्टिकुलर, और यूनिक है, अलग है। हर दो लोगों में, आपके सामने दो लोग खड़े हो जाएंगे तो दोनों की पर्सनैलिटी अलग होगी, है ना। एक ही पेरेंट्स के अलग अलग जो बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो ये यूनिक है, विशिष्ट है और स्पेसिफिक है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, और मैं आपको बता दूंगी, कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट देखिए, गतिशील है, स्थिर नहीं है, गतिशील है, ठीक, स्थिर नहीं है। पर्टिकुलर कोई चीज, जैसी पर्सनैलिटी आपकी क्लास 5th में थी, क्या क्लास 12th तक आते आते सेम पर्सनैलिटी थी? नहीं, बदलाव आता है। जैसी पर्सनैलिटी आपकी क्लास 12th में थी, क्या आप अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना, या आपकी जॉब लग गई है, तो क्या सेम पर्सनैलिटी है? नहीं, है ना। तो वो स्थिर नहीं है, गतिशील है। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, आपका माइंड ग्रो होता है ना। तो वो सारी चीज किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? आपके पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सबके लिए अलग होता है, स्पेसिफिक है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। आत्मचेतना का गुण, आत्मचेतना का गुण यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं इसको तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार चेतना है। इस गुण के कारण ही उसमें अहम भाव, सफलता, असफलता, आत्मबोध आदि ये सब होता है। किस वजह से होता है? आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसकी वजह से होता है। तो ये भी क्या है? एक एलिमेंट है पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट, व्यवहार के तीनों पक्ष। अब देखिए, व्यवहार के तीनों पक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका तीनों चीज, जैसे कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू, ये तीनों चीज आ जाते हैं। इसको मैं और डिफाइन करूंगी नीचे, ठीक। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। वंशानुक्रम क्योंकि वो आपकी हेरिडिटी है, वो आपको पहले से मिली हुई है, जन्मजात गुण है आपका। और जो वातावरण की उपज है, यानी कि आपने उसको अर्जित किया है ना, ये आपके पर्टिकुलर आपने उसको अर्जित किया है। तो इसमें दोनों चीज हो जाएंगी, वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई पर्सनैलिटी जो होती है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को मिला के है। उसके अलावा मैंने बता दी, आत्मचेतना गतिशील है, स्थिर नहीं है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। उसके अलावा गत्यामक, यानी कि गत्यामक संगठन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज, डायनामिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब बदलता है चीज, ठीक है, बदलते हैं। नेक्स्ट, मानसिक एवं शारीरिक पक्ष। अगेन, शारीरिक जो आपका शारीरिक गठन है, शारीरिक रचना है, उसके अलावा जो आपका मानसिक है, मन में आप क्या सोचते हैं, आपका चरित्र क्या है, संवेगात्मक यानी कितने इमोशनल आपका हिस्सा कैसा है। तो मानसिक एवं शारीरिक पक्ष दोनों आएगा, सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ मानसिक नहीं आता। उसके अलावा सीखने एवं अनुभव का अर्जन है, क्योंकि हमने क्या किया, वातावरण की उपज तो है, उसी में हम क्या करते हैं, सीखते हैं एवं अनुभव इससे अर्जन
अर्जन करते हैं, आपका कुछ अनुभव हुआ है, उस अनुभव से आपने क्या सीखा है ना, कुछ अगर गलत रिजल्ट रहा उस चीज का तो क्या आप उसको सीखे हैं या आपने उसको एज इट इज जैसा था वो वैसा ही रहने दिया। तो ये क्या है, सीखने एवं अनुभव के अर्जन है। जितना आप सीखते हैं एवं जो आपके अनुभव है उतना ही अगर आप सीखते भी चले जाएं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को इसी कारण चेंज लाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये गतिशील है, आप अपने अनुभव से सीखते हैं। ठीक, तो आप जितना ज्यादा कोई इंसान सीखता है उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज ऐड होती जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब व्यवहार के तीनों पक्ष, व्यवहार के तीनों पक्ष मतलब क्या हो गया, इसमें ज्ञानात्मक हो गया आपका, क्रियात्मक हो गया एवं भावनात्मक हो गया। जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं एवं भावनात्मक, सब मिलकर है ना, ये सब मिलकर पर्सनैलिटी में एफर्ट डालता है, देता है आपके पर्सनैलिटी को शेप। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर डिपेंड करता है। सीखने एवं अनुभव से के अर्जन व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं वो चीज। पर्सनैलिटी और क्या है, आपके मेंटली और फिजिकली दोनों, आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपका मानसिक पक्ष है एवं जो फिजिकल है, मिश्रण है उसका, ठीक है ना, मानसिक एवं शारीरिक पक्ष का मिश्रण है। आप इन्वायरमेंट में किस प्रकार से अडॉप्ट कर पाते हैं, किस प्रकार समायोजन कर पाते हैं, वो सबकी क्षमता अलग अलग होती है। हर एक होता है ना, एक सिचुएशन आ जाता है तो उसी उसी सिचुएशन में एक कोई पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव पर्सन है जो हम बोलते हैं, वो उस चीज को देखता है कि ठीक है अभी ये सिचुएशन आई है, इसको फेस करना है और हमें ये चीज सीखना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो नेगेटिव पर्सन रहेगा वो क्या करता है, उसी चीज से सिर्फ घबराता है, सिर्फ नेगेटिव ढूंढता है और एक ही जगह बैठा रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो सबके पास ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर पाते हैं, ये सबकी अलग क्षमता रहती है और यही कंट्रीब्यूट करती है पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो पर्सनैलिटी क्या हो गया, आपके अनुभव का जन्मजात क्षमता का योग है। ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हो गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि गतिशील है, स्थिर नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा ही ग्रो करता है, डायनामिक है ये। ठीक, अब आपको क्या देखना है और क्या बचा, हाँ अब देखिए ये सामाजिकता, ये भी एक चीज है, ये एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब इसके एलिमेंट्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाएगा, ये इसका एलिमेंट ही है कि आप खुद की कैसे चेतना कर रहे हैं। उसके बाद सोशियाबिलिटी यानी कि सामाजिकता, ठीक है, सामाजिकता ये उसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। आप समाज के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, व्यक्ति जो बाह्य वातावरण के आधार पर ही क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये सामाजिक संपर्क में आने से ही व्यक्ति का विकास होता है, जितने लोगों से वो घुलता मिलता है उस प्रकार से उसका विकास होता है, डिपेंड होता है। ठीक, एडजस्टेबिलिटी मतलब कि वह इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ आप कैसे समन्वय होते हैं, ये भी आवश्यकता है और इसी के साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सारे चीजों का इंटीग्रेशन, ये है आपका पर्सनैलिटी, है ना। सभी तत्वों का इसमें एक मतलब क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। ये डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यू डेवलप होते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्थिर नहीं रहता, इसके विकास में स्थिरता नहीं आती है। व्यक्तित्व के स्वरूप में परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या कार्य और अनुभव, ये इसके हिसाब से वो परिवर्तन होते रहता है। ठीक, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि आपका फिजिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज आपको याद रखना है कि और कि क्रैशमर ने, ठीक है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, क्रैशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। फ्रॉयड ने, मैं लिख देती हूं, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय उनको जाता है, व्यापक सिद्धांत का श्रेय। अब ये चीज देख लीजिए, जो क्रैशमर है उन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो अगर पूछेगा कि किसने शारीरिक रचना, क्योंकि हमको उसका इंपॉर्टेंस, लेकिन इन्होंने बताया था भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रैशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के क्या बताए थे, टाइप्स बताए थे, प्रकार बताए थे। अब व्यक्तित्व मैंने बताया भावनात्मक पहलू भी है, शारीरिक भी है, मनोविज्ञान भी है। अब हमें पढ़ना है व्यक्तित्व के सिद्धांत। उसके पहले मैं सिद्धांत बताने के पहले मैं थोड़ा सा मापन बता देती हूँ, व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, व्यक्तित्व का मापन,
यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिस प्रकार हमने बुद्धि का मापन किया था। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है चीज जानने के लिए आपको। देखिए, व्यक्तित्व के मापन से तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति के उन गुणों या विशेषताओं का मापन करना जो समाज में समायोजित होकर रहने में उसको सहायता दे। ठीक है, मतलब हम उस एलिमेंट को, उस विशेषताओं को या उस गुणों का मापन करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक का हम मापन करते हैं जो समाज में, वो सोसाइटी में साथ मिलकर रहने में उसकी सहायता करे, जिस प्रकार से उसको जो भी एलिमेंट्स उसके समाज में उसको इन्वॉल्व करने में उसकी मदद करते हैं। ठीक, यानी कि व्यक्तित्व के मापन से क्या तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्तित्व के शील गुण है उनके बारे में पता लगाना। ठीक है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, शील गुण है, उनके बारे में पता लगाए। उसके बाद यह निश्चित करना होता है कि कहाँ तक वे संगठित या असंगठित हैं, यानी विसंगठित हैं, मतलब जो उसके एलिमेंट्स है वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, संगठित है, और कितने विसंगठित हैं, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुण जब आपस में संगठित होते, अलग अलग शील गुण है जब आपस में संगठित होते हैं तो इससे व्यक्ति के व्यवहार क्या होता है, उसका एक सामान्य व्यवहार होता है। परंतु और अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो, अगर उसके वही शील गुण डिसऑर्गेनाइज्ड हो तो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य कहलाता है। ठीक है, एबनॉर्मल, असामान्य कहलाता है। ठीक, तो व्यक्तित्व मापन बालकों की उन क्षमताओं, योग्यताओं, अभियोग्यताओं, ठीक है, उन संबंधी व्यवहार और मनोशारीरिक शील गुणों का मापन करना है जो कि उनके व्यक्तित्व विकास, मतलब उनके इंडिविजुअल विकास एवं सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल विकास, इन दोनों में क्या करे, उसके पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए सहायता करते हैं। ठीक, चलिए, अब व्यक्तित्व के मापन के चार मुख्य उद्देश्य हैं, यानी कि चार मेन एम है। किस लिए कि जो हम मापन कर रहे हैं उसका उसका क्या उद्देश्य है, क्यों हम मापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्तित्व को समझना, उस व्यक्तित्व को समझना, उसकी पर्सनैलिटी को समझना। अब उसकी पर्सनैलिटी, जैसे कि देख लीजिए क्या होता है, जब हम किसी बालक के ऊपर उसके व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं तो उससे हमें ये समझ में आता है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। जैसे कि अगर कोई बालक है जो कि चोरी करता है, नशा करता है, तो अगर हम उसके व्यक्तित्व को समझे पहले, तो मतलब उसका अगर हम मापन करें उसके व्यक्तित्व का, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। ठीक है, उसके साथ मतलब हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या था, उसकी जो हेरिडिटी, मतलब जो उसको अपने माता पिता से वैल्यू मिली है, क्या उसके माता पिता हैं, कैसे हैं, तो वो क्यों, क्या चीज उसको मजबूर की कि उसने ये रास्ता अपनाया है ना, ये सब चीज तो व्यक्तित्व को समझने में हेल्प करती है। व्यक्तित्व का मापन का जो उद्देश्य है उसमें पहला उद्देश्य यही है कि व्यक्तित्व को हम समझ पाए। अब जब हम व्यक्तित्व को समझ पाए हैं तो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो ऑब्वियसली ये चीज सटीक नहीं होती, लेकिन ये चीज काफी हद तक सही होती है कि अगर किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसकी हेरिडिटी सब कुछ अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छा है, उसकी बुद्धि सही है, तो आगे जाके वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो पहले से ही देखिए चोरी करना सीख गया, नशा पानी सीख गया, तो हम उसकी भविष्यवाणी का क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि हाँ, आगे जाके इसका ऐसा ऐसा, तो उसके हिसाब से आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अगर आवश्यक है तो उसमें फिर आप परिवर्तन कर सकते हैं। जो चीज सही है वो तो ठीक है, लेकिन जिसे परिवर्तित करने की जरूरत है वो आप कब करेंगे, जब आप उसके व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। तो उसके उसे भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं कि अगर जरूरी है तो आप उसमें फिर परिवर्तन ला सकते हैं। उसकी जो समस्याएं हैं, व्यक्ति की समस्याएं को जानने, मतलब जो उनकी समस्याएं थी, अब इसकी वजह से आगे आने वाली उसकी समस्याओं को जानने और उसको दूर करने, समस्याएं जानने एवं दूर करने में सहायक होता है। क्या चीज भाई, मापन, व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन हमने जो किया है उससे क्या क्या हमें फायदा हुआ कि हमने व्यक्तित्व को समझ लिया, उस व्यक्ति को हम समझ गए कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो ऐसा क्यों बना है। अब उसके बारे में जब, जैसे होता है ना कि कई लोग का बैकग्राउंड तो एकदम पुअर बेचारे उस घर के होते हैं, लेकिन हाँ उनके पढ़ाई की लालसा होती है। ठीक, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा वो उस चीज को दो प्रकार के लोग होते हैं जो उसी चीज में रहे कि अच्छा मेरी सिचुएशन ऐसा ही है, तो फिर वो चोरी के राह पे चलते हैं, नशा पानी के। और एक होता है कि नहीं, अपनी सिचुएशन उनको बदलनी होती है। तो हिस्ट्री जानेंगे हम तो हम भविष्यवाणी कहीं कहीं ना कहीं लगा सकते हैं उनकी, अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, और उनकी समस्याओं को जानने एवं दूर करते हैं। तो ये सारा चीज क्या था,
किस लिए क्या सहाय मतलब क्या उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तित्व मापन का। ठीक, चलिए। अब मैं आपको बता देती हूँ। ये हाँ, व्यक्तित्व के सिद्धांत। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब देखिए, आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी थ्योरीज दी अलग अलग। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी पर्सनैलिटी की थ्योरी। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो पहला है इसमें टाइप अप्रोच यानी कि प्रकार सिद्धांत। दूसरा है शील गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेट अप्रोच। तीसरा है विश्लेषणवादी सिद्धांत। तो जब हम व्यक्ति की के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, तो आपको तीन तरीके से उसको डिवाइड कर देना उस सिद्धांत को। पहला जो टाइप है उन्होंने क्या बताया, टाइप अप्रोच यानी प्रकार सिद्धांत की हम बात करें। दूसरा जो है वो है शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट अप्रोच के बारे में बात करें व्यक्तित्व को लेके। और तीसरा है विश्लेषणवादी सिद्धांत। तो अगर हम पहले उसके में जाते हैं तो हमको पढ़ना है टाइप अप्रोच यानी प्रकार सिद्धांत। टाइप अप्रोच सबसे पुराना सिद्धांत है। क्रैशमर ने, हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन और कार्ल जंग ने इसे दिया था। ठीक है, कि क्या क्या किसने किसने दिया था हम पढ़ेंगे अभी इसमें क्या क्या है, शॉर्ट में आपको बताऊंगी जो एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, और अगर कुछ और बच जाए तो वो एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। तो व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है, अभी हमने पढ़ा कि क्रैशमर किसके हिसाब से डिवाइड किए थे, बाहरी जो आपका है ना, उसके हिसाब से। अभी हमने पढ़ा ना, कहीं पे लिखा था मैंने यहाँ पे कि क्रैशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो जब हम प्रकार के बारे में पढ़ते हैं टाइप अप्रोच, तो सबसे पुराना सिद्धांत यही है, इस अप्रोच को ही पढ़ना है व्यक्तित्व के सिद्धांत में, जिसमें ठीक क्या किसने किसने टाइप्स डिफाइन किया है, क्रैशमर, हिपोक्रेट्स, शेल्डन, कार्ल जंग। अब देख लीजिए, सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत किसने दिया था, हिपोक्रेट्स ने दिया था। सबसे पहला सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत यानी टाइप अप्रोच, प्रकार सिद्धांत। सबसे पहला प्रकार सिद्धांत, सबसे पहला टाइप अप्रोच किसने दिया था, हिपोक्रेट्स ने। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसे, हिपोक्रेट्स ने दिया था। कब दिया था भाई, 400 बीसी में। ठीक है, देखिए कितने पहले। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, हिपोक्रेट्स ने दिया 400 बीसी में। ठीक है, इनके हिसाब से जब हम क्लासिफाई करते हैं पर्सनैलिटी को तो चार चीजों में करते हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके पहले देख लीजिए कि शारीरिक गुण पर किसने किसने, अभी हमने पढ़ा था ना, शारीरिक गुण पे किया था, तो क्रैशमर ने किया था और हिप्पोक्रेट्स ने किया था। ये दोनों ने शारीरिक गुण पे किया था। और जो कार्ल जंग है, ये इन्होंने किसमें किया था, मनोवैज्ञानिक गुण पे डिवाइड किया था, टाइप्स बताया था। तो क्रैशमर और हिप्पोक्रेट्स ऐसे थे जिन्होंने शारीरिक रचना, शारीरिक गुण के आधार पर डिवाइड किया था। अब हिप्पोक्रेट्स और क्या बताया मैंने, क्रैशमर। ठीक है ना, क्रैशमर और शेल्डन, हिप्पोक्रेट्स सॉरी, हिप्पोक्रेट्स शारीरिक नहीं, मतलब वो शरीर से ही रिलेटेड है। क्रैशमर और शेल्डन ने क्रैशमर और शेल्डन ने क्या बताया था, शारीरिक गुणों पर आधार बताया था। अब सबसे पहला किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने। क्या बताया था वो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। हाँ, इसके बाद और जो युंग है, युंग यहाँ पे लिखा था, ठीक है, जंग या युंग, उन्होंने क्या किया था, सामाजिक व मानसिक शील गुण के आधार पर उन्होंने उल्लेख किया था। तो उनका भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अब ये वो मनोविज्ञानिक के लिए। ठीक है, जंग लिखाता है, जुंग लिखाता है, उनको हम अलग अलग, क्योंकि क्या उनकी लैंग्वेज ये है। ठीक है, कार्ल जुंग जो है या जंग ऐसे लिखाता है कई जगह, तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुण पे किया था और क्रैशमर शेल्डन ने शारीरिक गुणों पे किया था। ठीक है, तो सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत अगर बोलेगा तो हिपोक्रेट्स ने 400 बीसी में किया था। तो हम हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया था टाइप अप्रोच को लेके। तो देखिए, जो हिपोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या बताया, 400 बीसी में प्रतिपादित किया था सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत। इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहला पीला पित्त, ठीक है, यानी येलो बाइल। अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख के कितना ज्यादा ऐसे आप घबराइएगा नहीं, शॉर्ट में बताऊंगी। दूसरा
काला, ठीक है, काला पित्त, सेम अगेन। तीसरा रक्त अधिक या रुधिर, जिसे हम बोलेंगे रक्त या रुधिर। और चौथा क्या है, कफ प्रवृत्ति, कफ। ठीक, तो इन्होंने चार बताया था। पहला है पीला पित्त, मतलब उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था ऐसे लोगों में जिसमें पीला पित्त जो है वो ज्यादा हो, ठीक है ना, उसकी मात्रा ज्यादा हो, तो वो कैसे उनकी पर्सनैलिटी होती है। जिनमें काला पित्त होता है उनकी क्या पर्सनैलिटी होती है, जिसमें रक्त अधिक हो, रुधिर अधिक हो, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, और जो कफ प्रवृत्ति के हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो ये उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से हिपोक्रेट्स ने किया था। क्रैशमर और शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जो पीला पित्त है, जिस व्यक्ति में पीला पित्त उसकी मात्रा अधिक होती है, उसका स्वभाव क्या होता है, गुस्सैल होता है। इसको मैं इस पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। पीले पित्त वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा, बेचैन होता है, यानी कि रेस्टलेस होता है, ठीक है, एकदम बेचैन सा रहता है, एकदम बहुत जल्दी हड़बड़ रहती है उसको। तो उसका प्रकार क्या हो गया, अगर मैं टाइप बोलूं तो गुस्सैल आप लिख देंगे। यानी कि जो पीला पित्त वाला है, जिसके में अधिक हो वो मात्रा, उसका स्वभाव कैसा होगा, गुस्सैल होगा। मेन स्वभाव कैसा, गुस्सैल होगा। और क्या क्या चीजें शामिल होती है, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, बेचैन, ठीक है। ये पीला पित्त था। काला पित्त की, अगर ये पीला पित्त था, ठीक है, अगर मैं काले पित्त की बात करूं तो जिसके में काले पित्त की मात्रा अधिक है, उनका स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव उदास होता है, ठीक है। उनका स्वभाव कैसा है, उदास है, मंदित है, ठीक है, हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं, निराशावादी टाइप के हैं, ठीक, निगेटिव पर्सन है। तो काला पित्त वाले हमेशा निगेटिव, उदास, मंदित, निराशावादी रहेंगे। उनका स्वभाव की अगर मैं बात करूं, टाइप की बात करूं उनके स्वभाव की, तो वो क्या हो जाएगा, उदास या निराशावादी टाइप। और पहले वाले का क्या था, गुस्सैल, पीले पित्त वालों का गुस्सैल था, काला पित्त वालों का निराशावादी था। जिनके में रक्त अधिक, जो तीसरा टाइप है, रक्त या रुधिर रक्त या रुधिर अधिक हो, तो उनका स्वभाव कैसा होगा, प्रसन्न, पॉजिटिव रहेंगे वो, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न, खुश मिजाज, उत्साही, एक्साइटेड रहते हैं, आशावादी, जस्ट अपोजिट, मतलब ब्लैक के अपोजिट रेड वाले हो जाएंगे, जिसका रक्त अधिक। तो इनके टाइप की बात करूं तो टाइप इनके में क्या होगा, उत्साही। किस टाइप के लोग रहेंगे, ये उत्साही रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उत्साही रहते हैं। अब जो कफ प्रवृत्ति के हैं, सबसे आखिरी वाले कफ प्रवृत्ति के हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, शांत होता है, निष्क्रिय होते हैं, मतलब भले वो गुस्सैल नहीं है, बेचैन नहीं है, ठीक है, या उदास मंदित नहीं है, लेकिन कैसे हैं वो, शांत हैं, निष्क्रिय हैं, मतलब इनएक्टिव हैं, ठीक है, उतने एक्टिव नहीं है, शांत बैठे रहते हैं। तो इनका टाइप क्या हो जाएगा, विरक्त टाइप के रहते हैं ये, ठीक है, ये इनका प्रकार हो जाएगा। तो ये जो चार द्रव है, किसी भी एक द्रव की प्रधानता अधिक होती है, तो उसके हिसाब से किसने किया था, हिपोक्रेट्स ने किया था। अब आपको याद रहेगा उस प्रकार से किसने किया था, हिपोक्रेट्स ने किया था। तो अगर पूछा जाए कि किसने द्रवों के हिसाब से बांटा, टाइप अप्रोच में हमने क्या पढ़ा है, टाइप अप्रोच में एक तो शारीरिक गुण और दूसरा मानसिक गुण। शारीरिक गुण में किसने किया, क्रैशमर, शेल्डन शेल्डन शेल्डन, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक गुण की बात की जाएगी तो जुंग या जंग आ जाएगा, गिलफोर्ड आ जाएगा, गिलफोर्ड, और क्या आ जाएगा, आईजेंग। ये ये तीनों ने मानसिक और शारीरिक क्रैशमर और शेल्डन ने किया था। उसके अलावा टाइप अप्रोच और किसने दिया था, सबसे पहला जो टाइप अप्रोच है वो हिपोक्रेट्स ने दिया था, लेकिन वो किसके हिसाब से दिए थे, द्रवों के हिसाब से। किसके हिसाब से, द्रवों के हिसाब से। तो हिपोक्रेट्स ने किसके हिसाब से दिया, द्रवों के हिसाब से बांटा था। पर जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें प्रकार सिद्धांत दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया ना 400 BC में इन्होंने दे दिया था, तो जो बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिक आए उनके हिसाब से जो प्रकार सिद्धांत है दो बाटों में, एक तो शारीरिक और दूसरा की मनोवैज्ञानिक गुण पे। तो शारीरिक गुण पे क्रैशमर, शेल्डन, और इसमें जुंग है या जंग लिखा रहेगा, गिलफोर्ड है, आईजेंक है, इन्होंने किया था। अब इसमें शारीरिक वाले में तो क्रैशमर है, शेल्डन हमने देख लिया। मानसिक वालों में इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, युंग का। कई जगह क्या है, इनके स्पेलिंग ऐसी है ना, तो उसको प्रोनाउंस यंग बोलते हैं, युंग बोलते हैं, जुंग बोलते हैं। तो जो युंग है उन्होंने क्या बोला, मानसिक तौर पे 3 भागों में बांटा। इनका इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली 2 भागों में बांटा था। इसको रब कर देती हूँ, बाद में इसमें हमने तीसरा ऐड किया है, बाद में हमने तीसरा ऐड किया है।
जो युंग थे, जो मानसिक आधार पर बांटे, उन्होंने 3 चीजों में बांटा। पहला, अंतर्मुखी, यानी जिसे मैं क्या बोलती हूँ, अंतर्मुखी, एक मिनट ना, इंट्रोवर्ट, क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, सभी ने सुना होगा ये वर्ड। दूसरा क्या है, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी, ठीक है। अब तीसरा जो था, एम्बीवर्ट, ये बाद में जोड़ा गया किसके द्वारा, आइजेंक के द्वारा। ये आइजेंक जो है एम्बीवर्ट उन्होंने जोड़ा, ठीक है, यानी उभयमुखी। तो पर्टिकुलर पूछा जाए अगर, नहीं तो इन्हीं के में शामिल हो जाएगा, पर इन्होंने अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी के साथ जोड़ा। उभयमुखी किसने ऐड किया था, बाद में फिर आइजेंक ने ऐड किया था। अब इंट्रोवर्ट मतलब क्या, आपको समझ में आ जाएगा, जो इंसान ज्यादा नहीं बोलते हैं, है ना। युंग ने क्या किया था, मानसिक शील गुण पर इन्होंने 1923 में किया था। 1923 में व्यक्तित्व को 3 प्रकार में, एक्चुअली 2 प्रकार में, बाद में इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, जो आपके इंट्रोवर्ट रहते हैं कैसे होंगे भाई, वो आत्म केंद्रता का गुण पाया जाता है, यानी जो आपके इंट्रोवर्ट है वो अपने बारे में, खुद को सेंटर, सेल्फ सेंटर्ड का गुण पाया जाता है, ठीक है। सभी ने सुना होगा सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि आत्म केंद्र, केंद्रता, ठीक है, आत्म केंद्रता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अकेलापन अधिक पसंद होता है। अब जो इंट्रोवर्ट है मतलब वो कम बोलते हैं, वो कम बोलते हैं तो वो समाज में दूसरे लोगों के साथ उतने ज्यादा हिल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अकेलापन अधिक पसंद होता है, ऐसे लोगों को अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं तथा पुराने रीति रिवाजों एवं नियमों का आदर करते हैं। अब हम बहिर्मुखी की बात करें, यानी एक्सट्रोवर्ट की बात करें, तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्ट, है ना। जो एक्सट्रोवर्ट रहे सब चीजों के साथ ऑप्टिमिस्ट, बोलचाल करें, बात करें, ठीक है। इनको लोगों से, जैसे इनको अकेला पसंद है, लेकिन ये क्या होता है, लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, ठीक, लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है। और ऐसे ही लोग फिर सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं, होते हैं ना सोसाइटी में, उन्हीं लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, सबसे बातचीत करें, वो उसमें रुचि रखते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा जो बाद में जोड़ा गया था, एम्बीवर्ट, मतलब दोनों का मिक्स, यानी जब उनको चुप्पी साधनी है, जब उनको जैसे बिहेव करना है वैसे, और एक्सट्रोवर्ट भी बन सकते हैं वो, इंट्रोवर्ट भी रह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का ही मिश्रण होते हैं, ठीक है, मिश्रण होते हैं। ये परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। जब इनको इंट्रोवर्ट बनना है तो वैसे हो जाते हैं, जब एक्सट्रोवर्ट बनना है तो वैसे हो जाते हैं। तो ये पूरा किसके बारे में था, टाइप अप्रोच, जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तब वो था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है शील गुण सिद्धांत। शील गुण, यहाँ मैंने लिखा है क्या, टाइप अप्रोच कहीं पे, हाँ, ठीक है, हाँ। ये देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो पहला था टाइप अप्रोच। तो किसने किसने किस टाइप का दिया था, शेल्डन ने दिया था और क्रैशमर ने दिया था शारीरिक, ठीक है, युंग ने दिया था मानसिक। अब हिपोक्रेट्स ने कैसा दिया था, द्रवों के हिसाब से, तो वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया सब। दूसरा जो सिद्धांत है वो होता है शील गुण के आधार पर बांटना, यानी कि ट्रेट अप्रोच, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के, व्यक्ति के शील गुण, व्यक्ति के जो शील गुण है वो क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, इस व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका वर्णन करता है शील गुण सिद्धांत से हमें वो पता चलता है। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार मैं देख लेती हूँ कहाँ लिखी हूँ, ये है, ठीक है, शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी, ठीक है। तो ये किसने दिया था, आल्पोर्ट ने बताया था कि ऐसी आदत, व्यवहार या गुण जिसके वजह से लोग आपको जानते हो वो क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाती है आपकी, ठीक है, शील गुण कहलाती है। शील गुण यानी ट्रेट इंग्लिश में, वो क्या कहलाती है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर कोई एक आदत है, आपका व्यवहार है, या कोई भी गुण जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, ये आपका शील गुण होगा। ये फिजिकली या मेंटली कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकली आपका कोई भी ट्रेट हो सकता है या मेंटली, ठीक है, आपकी सोच, आपका आपका जो भी मेंटली है वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका आदत है, व्यवहार है या गुण है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हो, ये आपका शील गुण हो जाएगा, शील गुण सिद्धांत हो जाएगा।
ठीक है, जो आपके व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करता है। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक तो सामान्यशील गुण और एक व्यक्तिगतशील गुण। दो शील गुण पाए जाते हैं। सामान्यशील गुण मतलब जो कि चीजों सभी लोगों में सामान्य होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा शील गुण जो समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। लिखा है ना, कोई भी आदत, व्यवहार या गुण जिसके वजह से लोग आपको जानते हैं, ये कहलाएगा शील गुण सिद्धांत। तो शील गुण दो चीजों में डिवाइड है, एक तो सामान्य हो जब वो, और दूसरा पर्सनल यानी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल हो। क्या हो जाएगा? जनरल। जनरल जैसे कि जो भी आदतें व्यवहार है जो जनरली सबको सिखाई जाती हैं, जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना हम सभी को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा शील गुण जो समाज के अधिकतर लोगों में, जनरली सभी लोगों में ये पाया जाए, ये क्या हो जाएगा? सामान्यशील गुण। इससे लोग दो या दो से अधिक में तुलना की जा सकती है। हम इसके बेसिस पे, जनरल के बेसिस पे उनकी तुलना कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो उनके सामान्य शील गुण जैसे भी, उनकी सामान्य आदतें, व्यवहार जैसा भी है, हम उसके हिसाब से दोनों में तुलना कर सकते हैं। ये हो जाता है जनरल। ठीक है, जनरल शील गुण। व्यक्ति का व्यवहार निरंतर क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर, कोई आदमी एक ऐसा है कि किसी एक ही व्यक्ति के साथ वो एकदम अच्छे से रह रहा है, लेकिन बाकी लोगों के साथ वो लड़ाई झगड़े करता है ना, अच्छे से नहीं रहता, तो ये उसका शील गुण नहीं होगा। शील गुण क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। व्यक्ति का जो ये व्यवहार है वो निरंतर होना चाहिए। भाई, आपके साथ कोई व्यक्ति पर्सनल रीजन की वजह से अच्छा है, आपको अच्छे से बात करता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे पास जाता है तो बहुत रूड रहता है ना, अच्छे से बात नहीं करता, घमंडी होता है, तो उसका शील गुण अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर वो सिर्फ आपके साथ, वो सामान्य सबके साथ जो जन है वो निरंतर कंटिन्यू होना चाहिए, उसको हम शील गुण कहते हैं। ठीक, सामान्य और व्यक्तिगत। तो सामान्य हो गया कि अलग अलग सभी लोगों में, अधिकतर लोगों में ये पाए जाते हैं, और इसी शील गुण के आधार पर व्यक्तियों के हम आपस में तुलना कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत कैसा होता है? भाई, इंडिविजुअल या पर्सनल बोले, ये किसी पर्टिकुलर चीज के रहता है। सामान्य शील गुण की तुलना में यह बेहतर है, क्योंकि यह हर सबके लिए अलग रहेगा। व्यक्ति विशेष को जानने के लिए इस शील गुण का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें, है ना, तो उस समाज में सभी व्यक्तियों में वो चीज नहीं पाई जाएगी, वो वाली शील गुण, ये व्यक्तिगत रहेगी, तो वो जनरल नहीं है, वो सबके में नहीं पाई जाएगी। इससे हम एक व्यक्ति के विभिन्न शील गुणों के बीच, एक ही व्यक्ति के अलग अलग शील गुण की तुलना कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच हम जनरल तुलना कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? ये क्या था? शील गुण, ट्रेट्स, जनरल और पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, जनरल क्या होता है। लास्ट पॉइंट है जो ट्रेड्स है, तो इसमें हमने क्या क्या चीजों को इन्वॉल्व किया? मेंटल यानी मानसिक गुण। ठीक है, जनरल मैंने बताया ना, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, ये जिसकी वजह से लोग जानते हो वो आपका ट्रेड्स कहलाएगा, लेकिन वो हमेशा निरंतर होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल ट्रेट हो जाता है एक इंडिविजुअल ट्रेट। और हम किस प्रकार से बता सकते हैं? मेंटल, मानसिक मतलब मेंटल ट्रेट्स, शारीरिक मतलब फिजिकल ट्रेट्स, और तीसरा है सामाजिकता। ठीक है, यानी सोशल ट्रेट, सोशियलिटी या सोशल ट्रेट्स। ठीक, मानसिक ट्रेट्स मतलब क्या हो जाएगा? जो भी व्यक्ति के आंतरिक गुण है, जिसको आप डायरेक्ट देख नहीं सकते भाई, लेकिन उसकी बुद्धि, ज्ञान, स्वभाव, चरित्र, इससे उसके कैरेक्टर या पर्सनैलिटी में क्या आता है? निर्माण होता है उसके पर्सनैलिटी का। शारीरिक में वही चीज आ जाएगा, बाहरी पक्ष को रखते हैं, शरीर की जो आपकी आकृति है, लंबाई है, गठन, वाणी, वेशभूषा, पहली नजर में हम शारीरिक आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन अगर उसके मानसिक गुण सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो फिर वो प्रभावहीन हो जाएगा, है ना। तो सब मिलके बनता है। सामाजिक में क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास सामाजिक पर्यावरण में ही होता है, सोसाइटी के बीच रहकर ही होता है। तो ये सब उसके ट्रेड्स कहलाते हैं, जो निरंतर होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्या क्या व्यक्तित्व के सिद्धांत होते हैं। ठीक, एक बार मैं और टॉपिक देख लेती हूँ। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या थी भाई। पर्सनैलिटी वो चीज होती है जो हर चीजों को इन्वॉल्व करे, आपके मेंटल, फिजिकल और सोशल, ये तीनों को, उनके कैरेक्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सिर्फ आपके दिखने के उसमें नहीं आपको जाना चाहिए, जो कि आप पहले के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे? जो आपका बाह्य रूप है, जिस प्रकार से आप दिखते हैं, पहनावा, वेशभूषा है, आप चलते हैं जिस प्रकार से, है ना, उन चीजों को पर्सनैलिटी में बोलते थे, लेकिन ये चीज सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसने दिया था हम बताएंगे, तो आल्पोर्ट ने दिया था, 1937 में दिया था। ठीक, चलिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है, वंशानुक्रम एवं जो आपका इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस पूरे का प्रोडक्ट है ये।
डायनामिक है, चेंज होता है, स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ये यूनिक है, यानी अलग अलग है, विशिष्ट है। सेल्फ कॉन्शियस होता है, आत्म चेतना। ठीक है। अब जानवर अपने बारे में आत्मचिंतना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पर इंसान कर सकते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को भी हम बोलते हैं। तो हर तरह से उसका इन्वायरमेंट जो है वो पर्सनल उस हिसाब से डेवलप होता है। ठीक है, चलिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर कर ली है। जो फैक्टर होता है, जो इस मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल अपीयरेंस भी होता है, इंटेलिजेंट, इमोशनल, सोशल कैरेक्टर जो है, सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है पर्सनैलिटी में। इन्वायरमेंट, आपको वातावरण कैसा मिल रहा है, जो आपको बायोलॉजिकल मिला है अपने पेरेंट्स से, उनकी जो भी, उसके अलावा जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है आपके फैमिली में या बाहर कहीं जाके, ठीक है, वो सारा कुछ इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सनैलिटी में। आपके आस पड़ोसी, आपके दोस्त मित्र, आपका जो ग्रुप है, पीयर ग्रुप जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो कैसा है, आपकी वैल्यूज कैसी है, ये सब कुछ मिलके बना रह होता है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें रक्त की मात्रा अधिक होती है, पीला पित्त है, काला पित्त है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और क्या बच रहा है? एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बता दिया। ठीक है। जुंग टिपोलॉजी मैंने जैसे बताया, उनकी स्पेलिंग ऐसी लिखी होती है इंग्लिश में, और हिंदी में उनको ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं। तो युंग होगा, जंग लिखा होगा, जुंग लिखा होगा, समझ जाइएगा। उन्होंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बताया था। बाद में एक चीज और ऐड हुई, एम्बीवर्ट उसमें ऐड हुआ था। ट्रेट थ्योरी हमने देख लिया है। तो ये सब कुछ पर्सनैलिटी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगली लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसी का एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक। एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। सामान्य शील गुण, जनरल शील गुण, इसमें जो भी चीजें हैं जो सभी के लिए उपयोगी होती हैं, बड़ों का आदर करना, या जैसे आप पूजा पाठ करते हैं रिलीजियस, तो जो बेसिक है जिसके हिसाब से आप दो लोगों को कंपेयर कर सके, वो जनरल में आ जाएगा। और पर्सनल में क्या आ जाएगा कि एक ही व्यक्ति की अलग क्या व्यक्ति विशेष, उसमें क्या अलग ट्रेड्स है, वो आपके पर्सनल कहलाएंगे। और जो शील गुण है, याद रखिएगा, वो निरंतर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जाती हूँ, स्कूल जाते हैं हम पढ़ाने, ठीक है, तो वहां पे मुझे कोई एक टीचर मिलता है जो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड बन चुका है, मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन वो दूसरे टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये उसका ट्रेट नहीं कहलाएगा कि वो मेरे साथ तो अच्छा बिहेव करता है ना, नहीं। व्यक्तित्व निर्माण में क्या होता है, आपका बुद्धि, ज्ञान, स्वभाव, चरित्र, सब कुछ जरूरी है। सिर्फ बाह्य रूप नहीं, बल्कि ये सारी चीजें भी जरूरी है। किस हिसाब से हिपोक्रेट्स ने डिवाइड किया था, 400 बीसी में डिवाइड किया था, तो उन्होंने किस हिसाब से किया था? द्रवों के हिसाब से किया था। उसके अलावा क्रैशमर शेल्डल ने शारीरिक गुणों के आधार पर किया था। और मनोवैज्ञानिक आधार पर बोला जाएगा तो युंग ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, और आइजैक ने किया था। आइजैक ने तीसरा चीज एम्बीवर्ट जोड़ा था, यानी कि इंट्रोवर्ट जो थे, अंतर्मुखी और बहुमुखी, उन दोनों का मिक्सचर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो ये सब कुछ हमने उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। और क्या बचा? क्रैशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर किया था। शारीरिक रचना के आधार पर, हाँ, ये एक चीज है जो बच रही है, ये मैं आपको एमसीक्यू में कवर करा दूंगी। शारीरिक क्रियाओं हाँ, ये बता देती हूँ आपको मैं। देखिए, ये बस एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बोला जा रहा है किस हिसाब से, किस विधि से आप पर्सनैलिटी को मापन कर सकते हैं, व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। व्यक्तित्व का मापन क्यों जरूरी है, हमने ये देखा है ना। हमने ये भी देखा ना, चार चीजें कि उस मापन से हमें क्या पता चलता है, क्यों करते हैं हम मापन। लेकिन चार विधि दी गई है, तो मैं आपको चार विधि का सिर्फ नाम बता देती हूँ, उसके अंदर का डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत पर्सनल, ठीक है, व्यक्तिगत विधि एक एक पर्सन के लिए। दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। तीसरा प्रक्षेपण विधि। और चौथा है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणात्मक।
ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक विधि। व्यक्तिगत विधि को ही इंग्लिश में सब्जेक्टिव मेथड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव मेथड। अब ये जो है सब्जेक्टिव, ये व्यक्तिगत से आप क्या समझ रहे हैं कि एक एक बच्चे व्यक्तिगत उसके बारे में, तो बेसिक जो हम व्यक्तिगत विधि है उस क्यों फॉलो करते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको समझने के लिए व्यक्तिगत विधि ये मापन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति के सामाजिक संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, ठीक है, उसकी विभिन्नताएं, ये सब हम एकत्रित करते हैं। दूसरों के साथ वो किस तरीके से रहता है, उसकी आदत, रुचि, दृष्टिकोण, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, मतलब जो उसकी हिस्ट्री चली आ रही है, ये सब कुछ कवर किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? व्यक्तिगत। कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में। तो अधिकतर इसका प्रयोग किसके लिए होगा? अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक या व्यक्ति हैं उनको समझने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके संबंध, उसका जो हिस्ट्री है, रुचि क्या क्या थी, वो सब कुछ इसमें आता है। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ विधि, सब में ना अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि इसको भी अब कैसे पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विधि को भी कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि आपने उसका मतलब साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया, देखा जाए इंटरव्यू मतलब वो इंटरव्यू नहीं कहलाएगा, है ना। ये इसमें क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब आत्मकथा विधि इसी के अंदर खुद एक आता है। आत्मकथा किसी के बारे में उसकी जो आत्मकथा लेखन है, इतिहास है, जब वो स्वयं लिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? आत्मकथा विधि। इसमें विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मकथा लिखनी होती है। तो इसमें अलग अलग है, लेकिन ये रहता है कि व्यक्तिगत में पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में एक एक चीज जानते हैं। तो आप उसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नावली, ये भी विधि इसी के अंदर आ जाएगी। तो एक एक विधि के अंदर भी और अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबको डिटेल में नहीं जाना है, बट ऊपर ऊपर से बस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, साक्षात्कार, ये भी विधि आ जाएगा। प्रश्नावली, आप उसे छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, एक सूची बना लेते हैं और उसका उत्तर जो बच्चा है वो हाँ या ना इसमें देता है। ये प्रश्नावली विधि हो जाएगी। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यूअर से मिलते हैं, आमने सामने की परिस्थिति आपको दे दी जाती है कि आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, है ना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया। दूसरा है वस्तुनिष्ठ मेथड। अब इसमें भी अलग अलग दिए रहते हैं। ठीक, इसमें भी अलग अलग है कि निरीक्षण विधि, ये विधि, वो विधि। तो उसमें क्या रहता है, उसके व्यवहार एवं आचरण को इसमें भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, बालक को यह ज्ञान नहीं होने दिया जाता है कि उसका अवलोकन या निरीक्षण किया जा रहा है, ये नहीं पता लगने दिया जाता है उनको। ठीक है, चलिए अब डिटेल में मैं नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि इस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक, इसमें क्या हो जाएगा, ये फ्रॉइड ने बताया था। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, जो व्यक्तित्व की असमानताएं एवं मानसिक रोगों का पता लगाती है। ठीक है, उसमें हम उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी कोई मानसिक रोग है अगर उसको हम विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, चलिए, तो जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो पूरा टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड टॉपिक है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। ये पूरा अभी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक जो था वो और सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक एमसीक्यू लेके आ जाऊंगी बस इसी के ऊपर, और अगर हो सके तो फिर पहला मैं थर्ड टॉपिक भी शुरू कर सकती हूँ। पहले थर्ड टॉपिक जो आपका नेक्स्ट है वो शुरू कर दूंगी, फिर बाद में हम क्वेश्चन देख सकते हैं पर्सनैलिटी वाले और थर्ड टॉपिक दोनों के क्वेश्चन एक साथ हम एमसीक्यू में कर सकते हैं कवर। तो वो मैं डिपेंड करता है, देखती हूँ। बाकी अभी जो था आपका सेकंड टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में भी मैंने आपको लैटिन बताया था कि बुद्धि वर्ड जो है वो भी एक लैटिन वर्ड है, इंटेलिजर और इंटेलिजेंशिया, जिसका अर्थ, जिसका खुद मीनिंग क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो उससे क्या वर्ड बना है, इंटेलिजेंस बना है। उसी प्रकार पर्सनैलिटी भी लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, परसोना। परसोना जिसका अर्थ क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछा है एग्जाम में, तो मुखौटा। क्या होता है, मुखौटा या मास्क होता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सारा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और पर्सनैलिटी भी आज कवर हो गया, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पर्सनैलिटी जो टॉपिक है ये खुद में बड़ा टॉपिक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको इसमें बताया है। एमसीक्यू अगले वीडियो में कवर करूंगी, या तो उसके और नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।